जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों से बोल रखा था कि मैं पटना हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं विकास राठौर सिंह, मैं उनके पास पहुंच चुका हूं और अपने ज़ुबान के मुताबिक, आप अपने कहने के मुताबिक आप लोगों के बीच आया हूं। जो एएनएम बीटीएससी ने एग्ज़ाम लिया है एएनएम का 10,709 पोस्टों के लिए, आप लोग को भी मालूम है, उसमें बहुत सारा मामला पेचीदा हो गया है। पहले अर्चना कुमारी ने केस किया मार्क्स बेसिस पर एग्ज़ाम को लेकर, फिर उनके विपक्ष में जो सीबीटी क्वालिफाइंग है उन लोगों ने भी केस कर दिया। हालांकि उनका केस करने का मकसद है कि वो रीओपन करवाना चाहती हैं, अपना पक्ष 2-3 पॉइंट रखना चाहते हैं। हालांकि बीटीएससी ने भी एलपीए जारी कर दिया है। इन सब सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। आप चैनल पर नए होंगे तो जो भी दोस्त भाई बंधु कृपया कर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो भी बातें बताते हैं ऑथेंटिक रूप से बताते हैं। अभी हम आपको आंखों देखा हाल डॉक्टर विकास राठौर सिंह से हम सुनेंगे, जो पटना के हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और सर प्रैक्टिस भी करते हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से वहाँ पर। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या मामला है, किसके पक्ष में जा सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सारी बातें आप सुनिए। सर, स्वागत है आपका स्टैंड बीपीएससी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंटू जी। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों को, वैसे लोग, बहुत लोग तो अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, तो उन्हें जानकारी है कि उन्हें क्या करना है। बहुत सारे ऐसे एनएनएम हैं, महिलाएं हैं जो लीगली बहुत कुछ जानकारी उनके पास नहीं है। जैसे उन्हें अपने फील्ड के बारे में तो जानकारी है, लेकिन एक लेमैन होने के नाते उन्हें जानकारी नहीं है कि किस तरीके से उन्हें आगे और फर्दर एक्शन लेना चाहिए। अभी हम जिस CWJC की बात कर रहे हैं, जिस रीट पिटीशन की बात कर रहे हैं, जिस पर आदेश आए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो उसमें जितने भी पिटिशनर्स हैं जिन्हें रिलीफ मिला है, मुझे लगता है कि उससे और कहीं ज़्यादा एग्रीव्ड हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होने की वजह से या प्रॉपर लीगल एड नहीं मिलने की वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए या कोर्ट तक नहीं पहुंचे पाए हैं। जो निर्णय हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट लाते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, मुझे लगता है 7/2022 था उनका, हेल्थ डिपार्टमेंट का एनएन के रिक्रूटमेंट के लिए, उसको उन्होंने बाद में एक कैडर रूल से रिप्लेस किया। जो एनएनएम के कैडर रूल्स थे 2018, उसको रिपेल किया अपने ही एक कैडर रूल 2023 लाकर, और उसके बाद उस एडवर्टाइजमेंट में फर्दर प्रोसीडिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसको बदल दिया उन्होंने उस कैडर रूल्स के अकॉर्डिंग। अब चूंकि क्या होता है कि कोई प्रोसेस एक शुरू होती है किसी एडवर्टाइजमेंट से, एक बार एडवर्टाइजमेंट आने के बाद जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और जिसके लिए एप्लीकेशंस होते हैं, तो जो लोग अप्लाई करते हैं उनका राइट होता है, बनता है कि वो उस प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं और वो उसमें compete करेंगे उस प्रोसेस से। अगर एप्लीकेशन होने के बाद किसी तरह के ऐसे कंडीशंस या क्वालिफिकेशन प्रोसेस को या रिक्वायरमेंट्स को अगर बदला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी एक है, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ एक अलग तरीके का प्रभाव डालता है। वैसे जो अभ्यर्थी हैं एनएनएम के, जो इस पोस्ट के लिए compete कर रहे थे, उन पे प्रभाव डालता है। अब पहले रूल्स में कहा गया कि मार्क्स बेसिस पे उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में, उनमें कैटेगराइजेशंस थे 60 मार्क्स के, 15 मार्क्स के और 25 मार्क्स के। वो 18 के कैडर रूल्स में प्रिस्क्राइब थे, और नोटिफिकेशन जो आया उसमें कहा गया कि 60 जो मार्क्स बेसिस पे 60% उसका होगा, 15 हायर एजुकेशंस के लिए होंगे और 25 आपके वर्किंग एक्सपीरियंस पे किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कैडर रूल 23 आते हैं, उसको उन्होंने रिपेल कर दिया। रूल जो क्लॉज 4 था, रिपेल करते हुए इन्होंने उसको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए 60 मार्क्स का कर दिया। उसमें कहा कि उसका जो भी मार्क्स आएगा उससे 0.6 से मल्टीप्लाई करके जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, और वो प्रोसेस फर्दर गवर्नमेंट ने वो किया। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट की नाकामी देखिए, जिस डिपार्टमेंट या जिस एग्जामिनेशन प्रोसेस को हेल्थ डिपार्टमेंट अपने नोटिफिकेशंस या रिक्वायरमेंट्स देता है, और जो बीटीएससी है जो एग्ज़ाम लेती है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है। ये निकम्मे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात मैं कह सकता हूँ कि आप या तो होमवर्क नहीं कर रहे थे, आपको कोई सिलेक्शन प्रोसेस करना है
तो यानी आपने अपने डिपार्टमेंट में कोई इसकी बैठक नहीं की, उसको सिलेक्शन प्रोसेस को लेके आपने कोई बात नहीं की और आपने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, ये कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस होगा। हाँ, और बाद में आप जब आपको लगता है कि नहीं यार ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, आप उसी एडवर्टाइजमेंट को बदलते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए लायबिलिटी तय कर देनी चाहिए कि डिपार्टमेंट, यानी कि देखिए हमारे देश के जितने भी अलग अलग संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, तंत्र हैं, वो हमारे पैसे से चलती हैं। अब वो आपने सुना है ना कि एक रोड बना के फिर तोड़ देना कि नाला बनाना है, फिर उसको तोड़ देना कि उसमें चौड़ीकरण करना है, फिर तोड़ देना कि उसमें पाइपलाइन बिछाना है। तो सर मतलब हमारा पैसा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पैसे से जब आप काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट आपको सैलरी इसीलिए मिलती है कि ताकि आप प्रोसीजर जो काम करें वो एक बेहतर अवस्था में हो। इसीलिए एक बेहतर उसमें कैंडिडेट का चुनाव भी होता है। बीपीएससी से आते हैं, यूपीएससी से आते हैं लोग, उसमें एक अलग अलग पदाधिकारियों का एक समूह है कार्य करने के लिए। तो हम इंटेलिजेंस को लाते हैं, पे करते हैं, हर फैसिलिटीज़ देते हैं, और हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है? ये फेलियर। तो इस फेलियर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा, समझा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा हमारे एएनएम माताओं बहनों को उनके अधिकार दिए गए हैं। उसमें जो आदेश आया है उनके पक्ष में आया है। फिर से एडमिनिस्ट्रेशन अब उस आदेश के खिलाफ आगे जा रही है। देखिए सबके अपने अधिकार हैं, डिपार्टमेंट के भी अभी अधिकार हैं कि हाँ उस आदेश के खिलाफ जा सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी या जो हायर बेंच में अगर जाते हैं मैटर्स, वहाँ से भी हमें रिलीफ मिलने की चांसेज हैं। से भी जो पास किए हैं सीबीटी क्वालिफाई उनके पक्ष में, या जो मार्क्स बेसिस पर हैं उनके लिए? अब देखिए बात क्या है कि जब सिलेक्शन प्रोसेस को वो किया जाएगा तो आपने दोनों ही के राइट को इन्फ्रिंज किया है। ये डिपार्टमेंट की दिक्कत है, ये ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है, कोई गलत नहीं है इसमें। इसमें ना मार्क्स बेसिस वाले गलत है ना एग्जाम वाले गलत हैं। आपने जब मार्क्स वाले को बुलाया मार्क्स वाले आ गए, जब आप एग्जाम वाले के हो तो एग्जाम दिया उन लोगों ने। तो राइट तो दोनों के इसमें इन्वेस्टेड है ना, गलती तो सरकार की है। हाँ, तो कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलना है किसी एक पार्ट को, होना है कि कंबाइंड सिलेक्शन प्रोसेस एक किया जाएगा जो दोनों को उसमें इंक्लूड किया जाए, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि किसी पोस्ट का एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाना, तब तो उस एक पार्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में चेंज किए गए हैं, तो दोनों के राइट से इन्वेस्टेड हो गए ना। तो किसी एक के पक्ष में कैसे, किसी एक के पक्ष में जाना ये सही नहीं है। तो सर हाई कोर्ट ने फैसला किसी एक ही पक्ष में सुना दिया, यहाँ सीबीटी क्वालिफाई वाले पिरा रहे हैं। अब देखिए हाँ, अब सीबीटी जो क्वालिफाइड हैं, है ना, और जो बीटीएससी के एग्ज़ाम्स में क्वालिफाइड है। अब क्या हुआ कि हमने बाद में एक प्रोसेस में बदलाव किए, हमने एग्ज़ाम लिया तो हम कैपेबल थे, हमें एक माना गया, गवर्नमेंट ने माना था शुरू में। मैंने कहा कि उनकी नाकामी है, लेकिन हमें कैपेबल माना गया कि मार्क्स बेसिस पे आप कैपेबल हैं, आपको इतना नंबर आया हुआ है, आप कैपेबल हैं। लेकिन बाद में आपने एग्ज़ाम लिए। देखिए क्या है कि अगर हम कैपेबल हैं तो हमें एग्ज़ाम में भी पास होना चाहिए, है ना। तो कैपेबिलिटी वहाँ भी दिखा देनी चाहिए। सिलेक्शन, मैंने फिर कहा कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर किसी तरह का आप चाहे एलिजिबल नहीं थे और फिर भी आप सेलेक्ट हो गए पोस्ट पे, तो आपको वहाँ राइट बनता है उस पोस्ट का। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें बदलाव आए हैं, तो आपको उसके कंप्लायंस में काम करना है। आपको मार्क्स बेसिस पे पहले बुलाया गया, आपने अप्लाई किया, बाद में जब चेंज बिना एग्ज़ाम हुए, बिना मेरिट लिस्ट बने आपका एग्ज़ाम लिया गया, तो आपको एग्ज़ाम देना था, आपकी कैपेबिलिटी वहाँ दिखानी थी। ये मैंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है वो तो फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन हम जब राइट्स के बारे में बात करते हैं तो एक प्रोसेस है जहाँ पे हमें वो देखना होगा कि हाँ कितना हम अपने राइट्स को, अगर किसी के लिए हम एलिजिबल हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में एलिजिबल होना चाहिए हमें। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे अनुसार, मेरे अपने लीगल जो प्रोविजंस हैं और जो मैं अगर आर्गुमेंट वो करता, तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिट्स एग्ज़ाम जो जिन्होंने मेरिट लिस्ट में आए हैं एग्ज़ाम्स के थ्रू, उनके पक्ष में जाना चाहिए। ये मेरा भी एक व्यू है जी। क्वालिफाई तो देखा, जैसे कि आपने सुना कि सर का भी क्या नाम है कि जो सीबीटी क्वालिफाई हैं वहाँ पर उनके पक्ष में फैसला जाना चाहिए, क्योंकि ये आयोग ने एग्ज़ाम लिया है। आयोग ने एग्ज़ाम लिया है मतलब हीरा तलाशने की बात किया है। ऐसे लोगों में से तो सैकड़ों पड़े हुए हैं, फिर ऐसे हम किसको बोल सकते हैं कौन बेहतर है। और सर एक बात कहना चाहते हैं कि बीटीएससी ने एलपीए लेटर
पेटेंट अपील उसने सुनवाई के लिए बोला है, तो उसके बारे में ये क्या प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा अपडेट दीजिए। देखिए क्या होता है कि किसी भी आदेश के रिव्यू के लिए जब जाते हैं, अपील के लिए जाते हैं, तो अधिकार है ना, हमारा एक प्रोसेस बना हुआ है, कोर्ट्स के फ्रेम बना हुआ है, लोअर कोर्ट, हायर, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे। तो जब यहाँ से एग्री होंगे तो फिर उसके ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है वो एलपीए के थ्रू जा रहे हैं। ये इनका अधिकार है, जाएंगे आगे। फैसला मतलब क्या हो सकता है इसमें, देखिए, चेंजिंग वगैरह होता है? कोर्ट के बिहाफ में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एज एन एडवोकेट जब मैं आर्गूमेंट प्रोसीड करूँगा या आर्गूमेंट एडवांस करूँगा, तो मैं जिस पक्ष की तरफ रहूँगा अभी के अनुसार, मैं जो मेरिट बेस्ड जिन्होंने एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई किया है, जिनका मेरिट बना है, मैं उनके पक्ष में रहूँगा। और जैसे कि इसमें क्या लगता है एलपीए में कि चेंज होता है कि नहीं सर, चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हमने फिर कहा कि मेरा एक व्यू है कि ये है, लेकिन मुझे अगर दूसरे साइड को पक्ष रखने का मौका मिलेगा तो मैं उनके साइड से रखूँगा। अगर मुझे मौका मिलेगा उनके साइड से पक्ष रखने का, तो फिर मैं उनके साइड से रखूँगा। फिर मैं तो प्रेयर करूँगा वही कि मुझे भाई मेरिट बेसिस पे ही मुझे ले लिया जाए, मतलब जो मार्क्स बेसिस पे, तो उसका मैं अलग आर्गुमेंट फॉरवर्ड करूँगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं किसी एक पक्ष में नहीं होके मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्क्स मैंने लाए हैं तो कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, तो हम एंट्रेंस भी क्वालिफाई करने की दक्षता रखते हैं, तो उस दक्षता के अनुसार हमें काम कर। और सर जैसे कि क्या लगता है इसमें कि केस कब तक में क्लियर हो जाएगा, कितना, क्योंकि दोनों पक्षों ने केस कर दिया है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पर बेहतर निर्णय लेंगे और जल्दी निर्णय लेंगे। समय सीमा उनके अनुसार देखा जाएगा किस तरीके की रिक्वायरमेंट। सर फैसला आ सकता है, कितना दिन लग सकता है, कितना महीना लग सकता है, थोड़ा ये भी बताना जरूरी है कि बहुत लोग सस्पिशन में पड़ गए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट पर विश्वास रखे लोग। हमारी जो न्याय पद्धति है ना, काफ़ी बेहतर परिस्थिति में है, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रयास तो ये होता है कि जितनी जल्दी, लेकिन कोर्ट प्रोसीजर में अनिश्चितताओं का खेल होता है, जैसे क्रिकेट में होता है। हाँ। अब कोर्ट कोई प्रोसेस चल रहा है, उस बीच में कैसे कैसे टर्म आएंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होंगे, किससे रिस्पांस मांगा जाएगा, तो उसमें समय लगता है। तो या तो 1-2 डेट में हो जाए, या 4-5 डेट लग जाए, 10 डेट लग जाए, तो डेट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। और कोर्ट पे जो बर्डन होता है, केसेस के बर्डन है, उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट करेंगे। तो कोर्ट बेहतर निर्णय लेता है कि किस मैटर को कितने समय में डिस्पोज कर देना है, तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंग देखेगा। वैसे मैटर तो है ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस, लेकिन इसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश वैसे नहीं लगती है, तो कोर्ट भी अपने उस तरीके से कार्य करेगा। सर बोलता है लोग कि अगर आचार संहिता लग जाएगा, जैसे कुछ दिन में आचार संहिता लगेगा, तो क्या उसमें कोर्ट का काम वाम चलेगा कि नहीं? कोर्ट के काम में तो नहीं, आचार संहिता से क्या मतलब है कि कोर्ट का कार्य नहीं चलेगा। कोर्ट के कार्य में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में थोड़ी समस्याएं आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सेज में समस्याएं आ सकती हैं, वो उनका पार्ट है, वो देखा जाएगा, वो रिस्पॉन्स उस तरीके से करेंगे। लेकिन कोर्ट का आदेश का अवहेलना आप किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी में भी कोर्ट अपना कार्य करती है। एक और आखिरी सवाल सर, जैसे कि मान लीजिए कि दोनों तरफ से केस हो चुका है, तो क्या लगता है कि ज़्यादा पेचीदा होगा, तो क्या इस कंडीशन में बहाली रद्द हो सकता है क्या? देखिए, बहाली रद्द करने की बात पे तो देखिए, वैसे कंडीशन में बहाली रद्द होंगी जहाँ पे कोर्ट इस निर्णय पे पहुँचेगा किसी एक के पक्ष में जाना हमारे लिए उचित नहीं है, तो कोर्ट बहाली रद्द करके फिर से कंबाइंड कर देगी, और फिर कंबाइंड करेगी। तो मैं इसमें 90% इस पक्ष में, और ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर रद्द होती है तो फिर एग्ज़ाम के थ्रू ही होगी प्रोसेस। बोला है लोग इस बात को समझ लीजिए। इस बार से एग्जाम लेगा। आप अगर बहाली रद्द होती है तो इस बात को मैं 90% दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर वो एग्ज़ाम के थ्रू ही होना है, फिर आप मेरिट लिस्ट भूल जाइए। चलिए, तो आप लोग समझ गए, सारे डाउट, सारे प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं होंगे। अब मुझे लगता है आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया होगा, कृपया करेंगे कि फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को, सभी लोग वीडियो को देखिए, क्योंकि सर ने दोनों पक्षों की बात किया है। किसी के साथ आपके जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, आपके पक्ष में कितना राइट बनेगा, कितना नहीं बनेगा, सर ने सभी चीज़ों पर पर्दाफाश किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो को देखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अंत में यही बोलेंगे कि बीटीएससी से हर खबर से संबंधित जानकारी के लिए स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में।